हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधरी क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आइडिया ऑफ भारत वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य जागरूकता पर, है ना। जिसके अंतर्गत दोस्तों हम बात करेंगे आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा। तो प्राचीन भारतीय जो चिकित्सा प्रणाली थी हमारी, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य जागरूकता की हम बात करते हैं दोस्तों, उसके अंतर्गत आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, तो इन तीनों का किस प्रकार से कितना महत्वपूर्ण था और कितना महत्व था इनका, और कब से ये परंपराएं चली आ रही थी और किस प्रकार से ये उस समय भी महत्वपूर्ण थी और वर्तमान में इसका क्या स्थान है, क्या प्रासंगिकता है, इस सब पर दोस्तों हम पूरे विस्तार से आज के सेशन में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, सेशन कल नहीं हो पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। दरअसल कुछ दो घटनाएं एक साथ घटित होने के कारण से और कल सेशन नहीं हो पाया, मात्र इंग्लिश का ही सेशन हो पाया था कल, है ना। थोड़ा सा स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम आ चुके हैं और साथ में थोड़ा सा स्वास्थ्य भी हमारा ठीक नहीं है पिछले 2-3-4 दिन से। तो आज थोड़ी कंडीशन ना थोड़ी कुछ ज्यादा ही डाउन थी और अभी भी आप जो है आवाज से अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी तरह स्वस्थ ना होने के कारण जो हो बस मैं काम चला रहा हूं ताकि आप लोगों की छुट्टी ना हो, है ना, आपका सेशन बीच में रुके नहीं। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना, आज एक्चुअल में ज्यादा बोलने की क्षमता नहीं है मेरी, है ना, तो फिर भी मैं अपना पूरा प्रयास कर रहा हूँ। मैं अपना फिर भी पूरा 100% दूंगा, पूरा एफर्ट लगाऊंगा, बट थोड़ा कंप्रोमाइज करते हुए आज आगे बढ़ना है ना। चलिए, आज का दोस्तों हमारा 4th यूनिट के अंतर्गत 3rd टॉपिक होने जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य जागरूकता पर चर्चा करेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो सारांश की बात करें तो आज के सेशन में हम 4 बिंदुओं पर विशेष फोकस करेंगे। सबसे पहले हम व्याख्या की बात करेंगे, है ना। आयुर्वेद या चिकित्सा की जो भारतीय प्राचीन पद्धति है चिकित्सा, उसकी व्याख्या पर बात करेंगे। उसके बाद तीनों पक्षों को एक एक करके डिस्कस करेंगे, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है ना। तो तीनों कंसेप्टों को हम पूरे विस्तार से और व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। दोस्तों, व्याख्या के अंतर्गत आपको सिर्फ उतना ही कंटेंट लिखना होता है जितने की आपको एग्जाम में, मतलब कि जिससे कि आपका पूरा जो टॉपिक है ना उसके बारे में थोड़ा मोटे मोटे रूप से पता चल सके, ठीक है ना। तो व्याख्या के अंतर्गत आपको मात्र इतना लिखना, देखिए कि प्राचीन जो हमारी भारतीय चिकित्सा प्रणाली थी, जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली थी, इसका मतलब क्या हुआ, आधुनिक क्या है दोस्तों, आधुनिक रूप से भी अभी चिकित्सा प्रणाली है, लेकिन अब जो है एक आज की चिकित्सा, वर्तमान चिकित्सा प्रणाली और प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में बहुत ज्यादा डिफरेंस हुआ करता था। क्या डिफरेंस हुआ करता था और किस स्तर की हमारी चिकित्सा प्रणाली रही है प्राचीन भारत की, उसको दोस्तों आज आप पूरे विस्तार से जानने वाले हैं ना। तो आज के ही सेशन में आप जानेंगे कि आयुर्वेद क्या होता है ना, योग क्या होता है, क्या महत्व है उसका, प्राकृतिक चिकित्सा क्या होता है। अभी अभी आप पिक्चर देख करके आए हो पठान, सॉरी जवान, जवान मूवी, उसमें याद होगा आपको, शाहरुख खान को जो जख्मी हो जाता है, ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है, जख्मी हो जाता है, उसको जो है कुछ प्राकृतिक रूप से जो उसकी चिकित्सा की जाती है, तो पूरे बॉडी पर उसकी पट्टियां लगी होती है। देखा ना आपने, सबसे फेमस सीन वही था उस मूवी का। तो पूरी बॉडी पर जो उसकी पट्टियां लगी होती है ना, वही मिट्टी की पट्टियां लगी होती है। दरअसल वो कुछ और नहीं बल्कि वो प्राकृतिक चिकित्सा है, अर्थात कि प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली ही है तो ना। आइए, तो उसी को हम दोस्तों थोड़ा सा अच्छे से आज समझने का प्रयास करेंगे। व्याख्या के अंतर्गत प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली में, चाहे वो आयुर्वेद की बात हो, आयुर्वेद हो, योग हो या प्राकृतिक चिकित्सा हो, इन तीनों का ही प्राचीन चिकित्सा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। जहां आयुर्वेद को दोस्तों हम चिकित्सा शास्त्र भी कह सकते हैं, आयुर्वेद को हम चिकित्सा शास्त्र कह सकते हैं। वहीं योग एक जीवन पद्धति है। योग एक जीवन पद्धति जो है, जो हमारे शरीर के साथ ही साथ में हमारे स्वस्थ और मन दोनों को ही स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं। शरीर और मन, है ना, मन बुद्धि को स्वस्थ रखने का प्रयास करते हैं, मतलब उनको कुशल बनाते हैं। इसी के प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा भी एक हमारी परंपरागत जीवन शैली है या जीवन पद्धति है, ठीक है ना। तीनों के बीच में क्या डिफरेंस देखिए। अब व्याख्या के अंतर्गत आपने क्या लिखा, सबसे पहले फर्स्ट लाइन में आपने बता दिया कि आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा तीनों का हमारे चिकित्सा प्रणाली में एक विशेष महत्व रहा है प्राचीन समय से ही। उसके बाद में तीनों का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, जैसे कि आयुर्वेद क्या है, ये चिकित्सा शास्त्र हम इसको कह सकते हैं। वही योग हमारी जीवन पद्धति है और प्राकृतिक चिकित्सा भी हमारी परंपरागत जीवन पद्धति ही है। क्लियर। चलिए, तो अब जो है इनको एक एक करके, वन बाय वन करके दोस्तों इनको अब विस्तार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आयुर्वेद की। आयुर्वेद की जब बात करते हैं तो आयुर्वेद दोस्तों
प्राचीन समय से ही कोई वैकल्पिक विषय नहीं रहा है, कोई वैकल्पिक प्रणाली नहीं रही है। वैकल्पिक का मतलब क्या होता है कि या तो ये कर लीजिए अन्यथा इसका ऑप्शन भी है ना, या फिर हम ये कर लेंगे। जैसे कि वर्तमान में देखा जा सकता है कि वर्तमान में आयुर्वेद आज एक वैकल्पिक बन चुका है ना, क्योंकि आयुर्वेद का जो भी हमारा आयुर्वेद के द्वारा ट्रीटमेंट होता है, कोई व्यक्ति उसको भी करवाना चाहे तो उसके द्वारा भी कर सकता है, अन्यथा जो है मेडिकल लाइन है ही सही, है ना। तो आज एक आयुर्वेद वर्तमान समय की बात करें तो ये एक वैकल्पिक विषय बन चुका है, लेकिन प्राचीन समय में इसके कोई विकल्प नहीं था, एकमात्र प्रणाली थी और वो थी आयुर्वेद, है ना। तो ये एक मुख्य चिकित्सा प्रणाली रही है आयुर्वेद, जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। प्राचीन ग्रंथ कौन से दोस्तों? जैसे कि वेद, है ना। वेदों में इस वेदों के माध्यम से हमें इस आयुर्वेद की जानकारी प्राप्त होती। अब जहां पर वेद की चर्चा आ जाती है वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में चिकित्सा प्रणाली कितनी पुरानी रही होगी। अगर आप मेरे सेशन कंटिन्यू ले रहे हैं आइडिया ऑफ भारत के, तो आप अब तक भली भांति रूप से परिचित हो चुके हैं कि वेद हमारे कितने पुराने थे। और वेदों में चिकित्सा शास्त्र के बारे में लिखा होना मतलब समझ जाइए कि भारत में कब से चिकित्सा की प्रणाली चली आ रही है ना। सच तो यह है कि आयुर्वेद इस दुनिया का सबसे पहला चिकित्सा विज्ञान है। आयुर्वेद से पहले इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी कोई विज्ञान नहीं था, चिकित्सा विज्ञान कहीं नहीं था। आज भले ही हम दोस्तों मानते नहीं हैं, लेकिन इसी का परिणाम है कि आप चले जाइए अमेरिका में, चले जाइए, हर तीसरे से चौथा बड़ा डॉक्टर आपको भारतीय मिल जाएगा। आप किसी यूरोप के विकसित राष्ट्रों में चले जाइए, वहां पर भी आपको तीसरा चौथा डॉक्टर आपको भारतीय मिल जाएगा। तो ये सिर्फ आधुनिक चिकित्सा प्रणाली का ही कमाल नहीं है, बल्कि हमारी ये प्राचीन जो चिकित्सा प्रणाली है ना, उसका भी कहीं ना कहीं प्रभाव रहा है ना। तो हम स्पष्टता कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे पहला चिकित्सा का विज्ञान अगर कहीं आया था तो भारत में आया था, जिसका वर्णन हमारे दुनिया के सबसे प्राचीन जो पुस्तक है ऋग्वेद, उसमें इसका वर्णन किया गया है। आयुर्वेद जो है एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है जीवन या दीर्घ आयु का ज्ञान, जीवन का ज्ञान या दीर्घ आयु का ज्ञान, अर्थात कि लंबे जीवन का ज्ञान, है ना। तो उसी प्रकार से संसार की प्राचीनतम पुस्तक ऋग्वेद है, जिसे कि अलग अलग विद्वानों ने से 3000 से 50,000 साल ईसा पूर्व की रचना इसको माना है ऋग्वेद को। ऋग्वेद संहिता में आयुर्वेद के सिद्धांत वर्णित है। आयुर्वेद के सिद्धांतों का ज्ञान हमें ऋग्वेद से भी प्राप्त होता है। ऋग्वेद से भी का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? मतलब इसका कहीं और भी, जी हाँ, कहीं और से, अर्थात कि अथर्ववेद को भी जो है, अथर्ववेद को भी इसका प्रणेता माना गया है। चरक, सुश्रुत, काश्यप जैसे अथर्ववेद के अन्य जो ग्रंथ हैं, इनको आयुर्वेद को जो है ये आयुर्वेद पर लिखे गए। चरक, सुश्रुत और काश्यप जो ग्रंथ हैं ये आयुर्वेद पर लिखे गए हैं और इन ग्रंथों को अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। अथर्ववेद का उपवेद माना गया है। ध्यान रखना, चरक, सुश्रुत और काश्यप जो ग्रंथ है ना, ये चिकित्सा शास्त्र पर लिखे गए ग्रंथ है, ठीक है ना। तो इनमें जो है अथर्ववेद का वर्णन अधिक से अधिक मिलता है, या इसी कारण से इसको अथर्ववेद के उपवेद माना गया है, इन वेदों को, इन ग्रंथों को। इसमें आयुर्वेद की प्राचीनता सिद्ध होती है कि आयुर्वेद कितना प्राचीन है, कितना पुराना है। आयुर्वेद हालांकि ये देवताओं की चिकित्सा प्रणाली थी, आयुर्वेद देवताओं की चिकित्सा प्रणाली थी, जिसे मानव कल्याण के लिए इन्होंने अपने सबसे महान जो ऋषि थे, आचार्य थे, उनको दिया था देवताओं ने। वो तब से ही ये परंपरा चली आ रही है, अर्थात कि आयुर्वेद तब से ही भारत में आया है। इस शास्त्र के आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं। आदि आचार्य अश्विनी कुमार माने जाते हैं। आदि आचार्य का मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसके सबसे प्रसिद्ध और महान अंतिम जो आचार्य रहे हैं वो अश्विनी, माफ करना, इसके शुरुआती जो आचार्य रहे हैं वो अश्विनी कुमार माने जाते हैं। इनके बाद से ही जो है आयुर्वेद की परंपरा भारतीय प्रणाली में आगे बढ़ी थी। कब से? अश्विनी कुमार के बाद से। इन्होंने इन्होंने एक ऑपरेशन किया था दक्ष प्रजापति का, जो आज वर्तमान में शायद संभव ना हो। इस आयुर्वेद के माध्यम से कैसा ऑपरेशन किया था? इन्होंने दक्ष प्रजापति के सर जो कट चुका था, है ना, उसके धड़ में, उनके शरीर में जो है बकरे का सिर जोड़ दिया था आयुर्वेद के माध्यम से।
सोचिए, आप सोच करके दंग रह जाएंगे। ये सत्य घटना है, याद रखिएगा, ये सिर्फ कोई घटना नहीं है बल्कि ये विज्ञान था उस समय का, ये चिकित्सा प्रणाली थी उस समय की, आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली जिसे कहा जाता है ना। जब भी हम कभी आज वर्तमान में आयुर्वेद का नाम लेते हैं ना, तो अरे बहुत समय लगता है, कुछ होता नहीं ऐसा आप यहां से इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कारगर थी ये प्रणाली ना। तो अश्विनी कुमार ने उस समय जो ऑपरेशन किया था ना, दक्ष प्रजापति का जो सर कट चुका था, उनके धड़ में बकरे का शर लगा दिया था और वो जीवित थे। अश्विनी कुमार से इंद्र ने ये शिक्षा ली, ये विद्या प्राप्त की। उसके बाद में धन्वंतरी को ये विद्या दी गई। अत्रि और भारद्वाज भी जो है ना, इसी शास्त्र के प्रवर्तक माने जाते हैं। आगे में पूरे इन आचार्यों की, अर्थात कि आयुर्वेद के विभिन्न प्रसिद्ध आचार्यों की एक क्रम बताने वाला हूं। उस क्रम को जरूर आपको याद करना चाहिए, कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर होगा। ये आयुर्वेद के आचार्य रहे, लंबी लिस्ट है हालांकि, लेकिन याद कर लेंगे तो मेरे ख्याल से इस विषय पर ज्यादा मजबूत पकड़ आपकी बन सकती है। सबसे पहले अश्विनी कुमार से ये विद्या, अर्थात की आयुर्वेद की विद्या धन्वंतरी दिवोदास को जाती है। उसके बाद में नकुल को, फिर सहदेव को, अर्की, च्वयन, जनक, बुद्ध, जावाल, जाजली, पेल, करथ, अगस्त, अत्रि, और उसके बाद में अत्रि और उनके 6 शिष्य थे, उनके पास जाती है, फिर सुश्रुत, फिर चरक। ठीक है ना। तो इनके पास में ये क्रम रहा है आयुर्वेद के आचार्यों का। इस प्रकार से आयुर्वेद की शिक्षा भारत में इसी क्रम के अनुसार आगे बढ़ती रही। ब्रह्मा ने आयुर्वेद को 8 भागों में विभाजित करके प्रत्येक भाग का नाम जो है तंत्र रखा था। आगे बात करें तो आयुर्वेद पुरानी शिक्षा पद्धति है जो हमारी आधुनिक जीवन शैली को सही दिशा देने और स्वास्थ्य के लिए लाभकारी आदतें विकसित करने में सहायक होती है। स्टोरी है यार कि सिर्फ सुनते हुए चलना है, सुनोगे उससे आपका काम हो जाएगा, इसमें समझाने जैसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए फटाफट आगे बढ़ते चले जा रहे हैं ना। प्रत्येक पक्ष को मैं यहाँ पर स्पष्ट करते हुए चल रहा हूँ कि इसको पढ़ना कैसे आप लोगों को, और उसी प्रकार से मैंने इसको पैराग्राफ में डिवाइड कर दिया है। संभवतः किताबों में आपको पैराग्राफ ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन एक जो है स्ट्रक्चर आपके मस्तिष्क में मैं जो है फिट करने का प्रयास कर रहा हूं कि इस वाले कंटेंट को पढ़ना कैसे आप लोगों को, है ना। तो आयुर्वेद में कितने आवश्यक तथ्य हैं जिनको आपको विशेष फोकस करना है, वही आवश्यक तथ्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। तो आयुर्वेद चूंकि एक पुरानी चिकित्सा प्रणाली है जो हमारे जीवन शैली को सही दिशा देती है और स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी आदतें विकसित करवाती है। इसमें जड़ी बूटियों के साथ ही साथ में और भी प्राकृतिक चीजें जैसे उत्पाद, दवा और रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाले कई पदार्थ इसके माध्यम से तैयार किए जाते हैं। जड़ी बूटियां तैयार होती ही है, साथ ही साथ में और भी कुछ ऐसी प्राकृतिक चीजें तैयार होती है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। इनके इस्तेमाल से जीवन सुखी, तनाव मुक्त और रोग मुक्त बनता है। इनके इस्तेमाल से जीवन सुखी, तनाव मुक्त और रोग मुक्त बनता है। आयुर्वेद को 1976 में, सोचिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बड़ी उपलब्धि है आयुर्वेद की। आयुर्वेद को 1976 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई आयुर्वेद को, है ना। मतलब कि वर्तमान प्रणाली को भी इसे अपनाना ही पड़ा, और सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया के स्तर पर इसको अपनाया गया है। भारत के अलावा आज दुनिया भर में आयुर्वेद को बड़ा ही ऊंचा दर्जा प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है, बड़ा ऊंचा स्थान प्राप्त है। विश्व की सबसे पुरानी शिक्षा प्रणाली मानी गई है आयुर्वेद। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं हम योग पर, है ना। योग लगभग सभी मेरे दोस्त जितने भी हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, लगभग सभी को पता है योग के बारे में, और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होंगे जो योग करते भी होंगे, जिनको सभी पोजीशंस के बारे में भी पता होगा। जैसे सबसे पहला योग आता है हमारा सूर्य नमस्कार का, कई स्टूडेंट उसमें से करते भी होंगे, है ना। आइए थोड़ी सी मोटी मोटी सी बातें इसमें हम जान लेते हैं। कुछ ऐसी बातें भी होगी जो शायद योग करते हुए भी आप नहीं जानते, तो उन पर भी छोटी सी हम जो है इंफॉर्मेशन जुटा लेते हैं, और इसके बारे में थोड़ा सा पता कर ले, आया कहाँ से है, क्या फायदा होता है, और सब बोलते क्या है ना। योग प्रमुख रूप से क्या है, एक जीवन पद्धति है। क्या है, एक जीवन पद्धति है। मतलब ये कि सिर्फ बीमार होने पर ही योग नहीं किया जाता, बल्कि स्वस्थ शरीर के साथ में योग किया जाता है, ताकि आगे चल करके किसी भी प्रकार की बीमारियों से शरीर मुक्त रहे।
तंदुरुस्त रहे और जो है मस्तिष्क भी, हमारी बुद्धि भी जो है स्वस्थ रह पाए, उसके लिए योग किया जाता है। इसकी शुरुआत जो है पंतजलि ने की थी दोस्तों। पंतजलि ने इसकी शुरुआत की थी और एक क्रमबद्ध ढंग रूप से इसको प्रस्तुत किया। इसके 8 भाग बताए गए हैं। इसको अष्टांग कहा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि, ये इसके 8 अंग बताए गए हैं योग के। योग के इन अंगों के अभ्यास से सामाजिक और व्यक्तिगत आचरण में सुधार आता है। सामाजिक आचरण में भी मतलब लोगों के साथ में व्यवहार, अन्य लोगों से व्यवहार करने में भी सुधार आता है, वहीं पर साथ ही साथ में व्यक्तिगत आचरण में भी सुधार आता है। वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख पाता है। शरीर में ऑक्सीजन जो है अत्यधिक मात्रा में संचार होता है। ऑक्सीजन का अत्यधिक मात्रा में संचार होता है योग करने से, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, इंद्रियां संयमित होती है तथा मन को शांति व पवित्रता मिलती है। इसलिए कहा जाता है कि योग प्रतिदिन किया जाना चाहिए। योग के अभ्यास से शरीर में प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती, इम्यूनिटी बूस्ट होती है। वहीं पर तनावपूर्ण परिस्थितियों में व्यक्ति अपने आप पर संयम रख पाता है, अर्थात कि जो उसकी सहनशीलता होती है या सहन करने की जो शक्ति होती है ना, उसमें भी वृद्धि होती है। ध्यान जो कि योग का एक अंग है, यदि ध्यान को नियमित अभ्यास, ध्यान का अगर नियमित रूप से अभ्यास किया जाए, ध्यान मेडिटेशन अगर रोज प्रतिदिन, चाहे आप 10 मिनट ही क्यों ना करते हो, अगर डेली अगर मेडिटेशन की जाए तो मन को जहां पर आप लगाना चाहते हो ना, वहां सीधे तौर पर लगा सकते हो। सीधे तौर पर लगा सकते हो, मतलब अपने मन का जिस पर कंट्रोल करना नामुमकिन सा होता है ना दोस्तों, उसी मन को आप अपने अनुसार उसका प्रयोग कर सकते हो ध्यान के प्रयोग से। वो जो कि ध्यान पद्धति, मेडिटेशन बहुत आसान है। प्रतिदिन मॉर्निंग में जो है प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करना ही चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट को भी और प्रत्येक टीचर को, और बल्कि जो अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहता हो उस प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान करना ही चाहिए। प्रतिदिन सुबह 10 से 15 मिनट तो कम से कम करना चाहिए। मेरी भी एडवाइस आप लोगों को करना चाहिए। जी हाँ, मैं भी करता हूँ, है ना, मैं भी करता हूँ। प्रतिदिन मेरे उठने का सबसे पहला अगर कोई कार्य होता है ना, सबसे पहला कार्य है ना, जो रोजमर्रा के जो प्रारंभिक जो कार्य होते हैं उनसे निवृत्त होने के बाद में जो सबसे पहला मेरा कार्य होता है वो ध्यान का ही होता है, मेडिटेशन का ही होता है। मेरा मेडिटेशन बाद काफी लंबे समय बाद में अब मेरा 25 मिनट फिक्स हो पाया है। 25 मिनट मेरा टाइम है मेडिटेशन करने का। शुरुआत मैंने 5 से 6 मिनट से शुरुआत की थी, और आप लोगों को भी करना चाहिए दोस्तों। और वास्तविक रूप से इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। जो फायदा आप किसी और चीज से नहीं प्राप्त कर सकते हो ना, उससे ज्यादा फायदा है ना। कभी अगर आज इसके बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में जानना चाहते हो ना दोस्तों, तो स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ लीजिए। उनके 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 व्यक्तित्व को पढ़ने से, उनको समझने से आपको यह समझ आ जाएगा कि इस ध्यान का अर्थात मेडिटेशन का कितना उपयोग है, मतलब कितना फायदा होता है। करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, है ना। योग के जो ग्रंथ है, ग्रंथ जो है स्वास्थ्य सुधार, रोगों की रोकथाम, रोगों के उपचार के लिए कई आसनों का इसमें वर्णन किया गया है योग में। रोगों की रोकथाम, स्वास्थ्य की उन्नति, चिकित्सा के उद्देश्यों की दृष्टि से उनका सही चयन करके, मतलब कि जिस प्रकार के रोगों का उपचार करना है, जिस प्रकार के रोगों की रोकथाम करना है। जैसे आप जिम नहीं जाते हो, जिम जानते हो ना, तो वहां पर भी एक ट्रेनर होता है, वो बताता है कि भैया आपको ये मसल बनाने हैं तो आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी, थाई मसल बनाने हैं तो कौन सी एक्सरसाइज करनी होगी, है ना, बैक, शोल्डर, जो भी है ना, तो उसके लिए अलग अलग एक्सरसाइज होती है। उसी प्रकार से यहाँ पर योग का भी नियम है, योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो वहां पर आपको योग जो है ना, किस किस मतलब अपने शरीर के, अपने जो शरीर होता है, बॉडी होती है, किस अंग का विकास करना चाहते हो, अर्थात कि आप जो है योग के जो 8 अंग बताए गए हैं, ये 8 अंग अलग अलग क्षेत्रों के विकास के लिए होते हैं। तो उनकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। बिना जानकारी के योग भी नहीं करना चाहिए। हालांकि इसकी अच्छे से जानकारी लेकर के और सही विधि का प्रयोग करके जो है इनका रोजाना अभ्यास किया जाना चाहिए, सही दिशा में और सही विधि के साथ में, तो इसका पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। आगे है शरीर, जो 8 अंग मैंने बताया दोस्तों, इसको अष्टांग कहा गया है योग के। उन 8 अंगों के नाम बताने वाला हूं। शरीर, मन और शरीर और एवं मन स्वस्थ रखने के लिए जो है अष्टांग योग की बात की गई है, अर्थात कि 8 प्रकार की योग की बात की गई है, जिसमें पहला प्रकार है यम। यम में अहिंसा, सत्य। योग का मतलब सिर्फ भेड़ जाना या एक्सरसाइज करना ही नहीं होता है।
योग का अर्थ शरीर की एक्सरसाइज तो है ही है, साथ ही साथ में मस्तिष्क की भी एक्सरसाइज की जाती है यहां पर, जिसमें मन को भी इंक्लूड किया गया है। जैसे पहला पहला जो इसका प्रकार है, पहला जो अंग है वो है यम। यम अर्थात इसमें क्या क्या शामिल होता है दोस्तों? अहिंसा। सबसे पहले तो हिंसा करना बंद कीजिए अगर योग में शामिल होते हैं तो। उसके बाद सत्य बोलने पर प्रैक्टिस, अस्त्य, चोरी ना करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये इन सबको यम कहा गया है। उसी प्रकार से जो अगला अगला जो इसका अंग है वो है नियम। कुछ नियमों की भी पालन करना होगा, जैसे सोच, संतोष, तप, स्वास्थ्य, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम बताए गए हैं योग के। उसके बाद में तीसरा जो अंग है उसमें आसन बताया गया है, जो कि स्थिर हो और सुखदायक हो, ऐसे एक आसन होना चाहिए। प्राणायाम की बात करें तो आसन के स्थिर हो जाने पर श्वास की गति को रोकना या श्वास पर नियंत्रण रखना, ये प्राणायाम होता है। वहीं प्रत्याहार अपने विषयों के साथ संबंध ना होने पर, मतलब मन के अत्यधिक भटक जाने पर उसको सही दिशा दिखाना, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख करके उस मन को सही दिशा में अग्रसर करना ही प्रत्याहार है। वहीं पर धारणा की बात करें तो चित्त अर्थात कि मन का वृत्ति मात्र से किसी स्थान विशेष में बांधना, मन को किसी एक वस्तु विशेष में लगाना ही जो है ये धारणा कहलाती है। जिसे कहते हैं ना, मेडिटेशन करते वक्त जो है यहाँ पर फोकस कीजिए, या किसी मोमबत्ती को, आपने देखा होगा मोमबत्ती को सामने रख करके मेडिटेशन की जाती है, उसे फोकस करके उसकी लाइट पर। अलग अलग प्रकार से मेडिटेशन भी अलग अलग प्रकार से होती है। वहीं ध्यान की बात करें तो उस धारणा में वृत्ति का एक सा बना रहना ध्यान कहलाता है। वहीं अंतिम जो इसका अंग है वो है समाधि, है ना। लंबे समय के लिए समाधि में चले जाना, लंबे समय के लिए शून्य हो जाना, है ना, वही समाधि अंतिम अंग होता है ध्यान का। क्लियर दोस्तों? तो प्राचीन समय के कई ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने समाधि के साथ ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, अंतिम समाधि के स्तर पर आते आते, या अंतिम समाधि लेकर के। आपने देखा होगा, सुना होगा ना कि ये विद्वान थे तो इन्होंने समाधि ली ना। समाधि लेने का अर्थ यही होता है कि जिसने योग के 8 अंगों को पार कर लिया और अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार वो जीवन का त्याग कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, याद रखिएगा। चलिए, अगला जो पड़ाव है इसका प्राकृतिक चिकित्सा का है दोस्तों। प्राकृतिक चिकित्सा, तो प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद और योग तीनों से थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ आयुर्वेद से ही मिलती जुलती पद्धति है ये भी, है ना। जो मैंने अभी प्रारंभ में एक मूवी की बात की थी आपसे, जवान मूवी की, अभी आई हुई थी, है ना। तो उसके शरीर बॉडी पर जो पूरी पट्टियां लिपटी हुई थी, तो वो क्या थी? वो ये प्राकृतिक चिकित्सा ही है। प्राकृतिक चिकित्सा न केवल उपचार की पद्धति है बल्कि एक जीवन पद्धति भी है। इसे औषधि विहीन उपचार भी कहा जाता है। औषधि विहीन, बिना औषधि के उपचार भी इसको कहा जाता है। यह मुख्य रूप से प्रकृति के सामान्य नियमों के पालन पर आधारित होती है। इसके अंतर्गत प्रकृति के नियमों का पालन करना होता है। इस पद्धति का आयुर्वेद से सीधा संबंध है। प्राकृतिक चिकित्सा के समर्थक जो है खान पान, रहन सहन की आदतें, शुद्धि कर्म, जल चिकित्सा, ठंडी पट्टी, मिट्टी की पट्टी, विविध प्रकार के स्नान, मालिश, इन सब का प्रयोग करते हैं और इन सब पर ही विशेष बल देते हैं जो प्राकृतिक चिकित्सा को सपोर्ट करते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार दोस्तों इसमें कुछ तरीके आते हैं इसके प्राकृतिक चिकित्सा के, जैसे कि मिट्टी चिकित्सा, मिट्टी जिसमें पृथ्वी तत्व की प्रधानता होती है। मिट्टी को ऐसे आम मत समझिए, है ना। मिट्टी में बड़े अच्छे गुण पाए जाते हैं जो कि चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करते हैं वो। तो मिट्टी जिसमें पृथ्वी तत्व की समानता प्रधानता होती है, जो कि शरीर के विकारों को अर्थात कि उसकी कमियों को विकार अर्थात कि उसकी जो बीमारियां होती, जिन बीमारी को पैदा करते हैं ऐसे जो तत्व होते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य करती है। ये कीटाणुनाशक है, मिट्टी कीटाणुनाशक है, जिसे हम एक महानतम औषधि भी कह सकते हैं। आपने देखा होगा बचपन में आप लोगों ने भी कई बार इसका प्रयोग किया। बचपन में खेलते वक्त हाथ पैरों में लग जाया करती, थोड़ा बहुत ब्लड निकल जाया करता था, तो क्या करते, मिट्टी को उठाकर उस घाव पर डाल लिया करते थे। अभी के समय की, बहुत पुराने समय की बात करें, अब तो क्या है कि उससे जो है इन्फेक्शन का डर रहता है, क्योंकि मिट्टी अब पहले जैसे शुद्ध मिट्टी भी नहीं रही है। कई केमिकलों के प्रयोग से मिट्टी भी दूषित हो चुकी है। तो अब मिट्टी को घाव पर लगाना मतलब कि जो है इन्फेक्शन को बुलावा देना होता है। लेकिन पहले समय में, पहले अभी से लगभग ज्यादा समय नहीं बल्कि 30 वर्ष पहले, 20-30 साल पहले जो है घाव पर डायरेक्ट मिट्टी को लगा लिया जाता था। उससे क्या इन्फेक्शन भी रुक जाया करते थे। याद रखिए, मिट्टी में बड़ी ही प्रधानता होती है अच्छे तत्वों की। मिट्टी की पट्टी का प्रयोग, उदर विकार,
विबंध, मधुमेह, सिर दर्द, उच्च रक्तचाप, ज्वर, है ना, जो हाई लेवल का बुखार आता है, फीवर आता है, चर्म विकार आदि रोगों में मिट्टी की पट्टी का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग रोगों के लिए मिट्टी की पट्टियां भी जो है ना अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। वस्ती उपचार के पूर्व इसका प्रयोग किया जाए, उपचार से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। रोगों के अनुसार शुद्ध जल, नींबू जल, है ना, विभिन्न प्रकार के इसके भी तत्व होते हैं। इसी प्रकार से जल चिकित्सा भी इसमें इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसमें इसके अंतर्गत उष्ण टावल से स्वेदन, कटी स्नान, टब स्नान, अलग अलग प्रकार के स्नान, है ना। जल चिकित्सा में अलग अलग प्रकार के जल से चिकित्सा की जाती है, अलग अलग प्रकार के स्नान कराए जाते हैं जिससे रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके। वहीं सूर्य रश्मि चिकित्सा, सूर्य रश्मि चिकित्सा, सूर्य के प्रकाश से 7 रंगों के द्वारा चिकित्सा की जाती है। यह चिकित्सा शरीर में उष्णता बढ़ाता है, स्नायुओं को उत्तेजित करना, वात रोग, कब्ज, ज्वर, श्वास, कास, है ना, आमवात, पक्षाघात, हृदय रोग, कई प्रकार के रोगों में जो है सूर्य रश्मि चिकित्सा का प्रयोग किया जाता था। तो इनके नाम आप लोगों को बस मात्रा आपको याद रखना है। नेक्स्ट है उपवास। उपवास जो कि आप लोग आज भी करते हो, ये भी एक प्रकार से चिकित्सा है, प्राकृतिक चिकित्सा इसको हम कहते हैं। उपवास, बहुत से स्टूडेंट हैं, बहुत से लोग हैं जो उपवास तो करते हैं लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार नहीं जानते कि उपवास एक्चुअल में किया क्यों जाता है। उसको आधार दिया गया धार्मिक कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए हम उपवास करते हैं। तो ठीक है, वो सो के ये हमारी धारणा है, लेकिन इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार भी होता है ना। खाली पेट रखने से कई रोग विकार जो होते हैं ना वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सभी पेट के रोग उपवास काम आता है इसमें। श्वास सुधार आता है, आमवास, संधिवात, त्वक विकार, ऐसे कई ऐसे रोग है दोस्तों बॉडी के अंदर जिनके हमें नाम भी अजीब से लगते, कभी सुना भी नहीं है। इन सब के उपचार में उपवास का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? इस तरह से दोस्तों जैसे तैसे हमने आज का सेशन कंप्लीट किया है, लेकिन इतनी देर खड़े रहने पाना भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी रहा हूं। और बोलने में जितनी एनर्जी लगभग अभी तक मैंने जुटाई थी, वो सारी एनर्जी ना आराम करके जैसे जुटा रहा था, सारी एनर्जी बस इतने से समय में जा चुकी है। आंखें अपने आप मेरी बंद हो जा रही है, क्षमता नहीं है मेरी बॉडी की कि मैं अब और 2 मिनट भी खड़ा रह पाऊं ठीक से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो कृपया करके थोड़ा सा अगर सेशन टाइम पर नहीं मिल पाए ना तो प्लीज आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। थोड़ा स्वस्थ होते ही मैं आप जान रहा हूँ कि इस कंडीशन में भी मैं आप लोगों के लिए लगा हुआ हूँ, आप लोगों के लिए सेशन लेकर आ रहा हूँ। तो समझते हैं आप इससे कि मैं किसी भी हालत में जो ना गैप नहीं करने वाला, कोशिश करूंगा। आज स्थिति नहीं थी कि मैं एक भी सेशन ले पाऊं, लेकिन फिर भी मैंने प्रारंभ किया है, कोशिश की है आप लोगों के लिए सेशन लेकर आने की, और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि सेशन आए। लेकिन थोड़ा सा अगर नहीं आ पाए ना तो प्लीज यार थोड़ा सा बने रहिएगा, है ना, इधर उधर मत भागिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए टेलीग्राम ग्रुप वगैरह आप ये सब देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।